हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 248। आज हम लोग एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, सेल चैप्टर का। ये सेल चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इससे पहले जो हमारे 4 पार्ट रिलीज हुए थे उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट सेल डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ पे न्यूक्लियस और माइक्रोबॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। उसके बाद में न्यूक्लियस को जब बेसिक डाई से स्टेन किया फ्लेमिंग ने, तब फ्लेमिंग को उसके अंदर कुछ फाइबर्स दिखाई दिए थे जिसका नाम फ्लेमिंग ने क्रोमाटिन रखा था। इट इज स्टेन्ड विद बेसिक डाई। बेसिक अगर हम लोग एक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें, देखो हम लोग बिकॉज एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज है ये, तो इसमें हम लोग केवल उन्हीं सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एनसीईआरटी के बाहर किसी भी चीज का हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। न्यूक्लियस की अगर आप बात करें तो न्यूक्लियस में बेसिकली देखो, इट इज ए स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, जिसे आप कहते हो न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में आपको 2 मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेगी। सी दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ये कंप्लीट, ये अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन और ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को अगर आप देखोगे तो दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आप देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये बाहर की तरफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर आपको ये राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आउटर एनवेलप ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है विद दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आप अगर गौर से देखो तो आपको ये कुछ पोर्स दिखाई देंगे जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, स्मॉल होल्स हैं बेसिकली, और इनका काम रहता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का ये बेसिकली कनेक्शन है। यानी कोई भी स्ट्रक्चर बेसिकली एमआरएनए और प्रोटीन्स का न्यूक्लियस के बाहर मूवमेंट और न्यूक्लियस के अंदर मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ दीज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर आपको एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, दैट इज बेसिकली न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अलावा ये जो आपको बहुत सारे फाइबर्स दिख रहे हैं, दीज आर फाइबर्स विच आर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। एक रेस्टिंग सेल में आप इसे कहते हो क्रोमाटिन फाइबर, और जब सेल डिवाइड होता है तभी ये क्रोमाटिन फाइबर बनाते हैं क्रोमोसोम्स। शुरुआत करते हैं हम लोग न्यूक्लियस के बेसिक स्ट्रक्चर्स से। तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स। नाम रखा है हमने न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स बिकॉज दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। न्यूक्लिक एसिड में बोथ डीएनए एंड आरएनए, यानी इन फाइबर्स में डीएनए होगा, आरएनए होगा और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स हमेशा कॉइल्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। जब भी एक सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है, रेस्टिंग स्टेज मतलब इंटरफेस जब वो डिवाइड नहीं करता, तब ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कोई स्पेसिफिक शेप में नहीं रहते, बल्कि इस तरह से एक इरेगुलर कॉइल्ड फॉर्म बनाकर रहते हैं। इसे आप कहते हो क्रोमाटिन मटेरियल या फिर सिंपली क्रोमाटिन, और ये नाम दिया था जैसा हमने अभी देखा फ्लेमिंग ने। जब यही सेल डिवाइडिंग स्टेज में आएगा, तब डिवाइडिंग स्टेज में ये क्रोमाटिन फाइबर और ज्यादा कंडेंस होता है, और ज्यादा कंडेंस होने के बाद में ये क्रोमाटिन फाइबर एक स्पेसिफिक शेप ले लेगा जिसे आप कहते हो क्रोमाटिड। एस फेज आने के बाद में ये क्रोमाटिड अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद एक और क्रोमाटिड की कॉपी बनेगी, इसलिए ये दोनों क्रोमाटिड्स कैसे हो गए? सिस्टर क्रोमाटिड्स। See, this is chromatid A, this is chromatid B. Chromatid B is replica of chromatid A. जिसे आप कहते हैं कि S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन यानी क्रोमाटिड का रेप्लिकेशन। Now these two chromatids A and B are identical to each other, so they are called as सिस्टर क्रोमाटिड्स। और इन दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स को एक साथ में जो होल्ड करता है स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। तो ये सेंट्रोमियर दो सिस्टर क्रोमाटिड्स को आपस में होल्ड कर देता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज क्रोमोसोम। अब बेसिकली क्रोमोसोम और क्रोमाटिन जो है दोनों बने ही डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स यानी न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स से। बट क्रोमोसोम्स आपको दिखेंगे जब सेल डिवाइड करता है, और क्रोमाटिन आपको दिखेगा जब सेल किसी रेस्टिंग स्टेज में हो। तो जब क्रोमाटिन और क्रोमोसोम को कंपेयर करेंगे तो क्रोमाटिन के बारे में आप कहेंगे कि इसमें जो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स है वो लूज और इनडिस्टिंक्ट है। ठीक है, स्ट्रक्चर इनडिस्टिंक्ट है, मतलब कैसा क्लियर विजिबल नहीं होता, और फाइबर्स लूज है। जबकि क्रोमोसोम्स में फाइबर्स आर मोर कंडेंस्ड, यही न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स और ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं और प्लस डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, यानी क्लियरली विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट, न्यूक्लियस में इसके अलावा एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब बेसिकली उसका ग्राउंड सब्सटेंस, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का सेलुलर मैट्रिक्स इज साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज न्यूक्लियो
प्लाज्म। उसके अलावा एक जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस सेल में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। न्यूक्लियर एनवलप की अगर आप बात करें तो न्यूक्लियर एनवलप सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से, और ये दो लेयर्स में प्रेजेंट होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा, इट इज कंटिन्यूअस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यहां देखो आप फिगर में, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में आपको ये जो स्पेस दिख रही है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये करीब 10 to 50 नैनोमीटर की इसका डायमेंशन रहता है। न्यूक्लियर पोर्स हमने जैसा देखा कि पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन क्या हो गई, फ्यूज। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। आप इसको ऐसे समझ लो कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये ऐसा कंटिन्यूस चल रहा था, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन अगर आपस में ऐसे फ्यूज हो गई यहां पर, तो ये जो ओपनिंग बन गई, दिस इज न्यूक्लियर पोर, जहां से कोई भी चीज एक्सचेंज हो सकती है। बेसिकली ये एक्सचेंज करवाती है आरएनए और प्रोटीन्स का इन बोथ दी डायरेक्शंस, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। न्यूक्लियस कितने होते हैं सेल में, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग सेल्स पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ दी सेल्स में आपको एक सिंगल न्यूक्लियस ही देखने को मिलेगा, तो कुछ सेल्स आर बाई न्यूक्लिएटेड, यानी उनमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम जैसा ये फिगर है, इसके अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं। इसमें दिस इज द लार्जर न्यूक्लियस कॉल्ड एज मेजर न्यूक्लियाई एंड दिस वन इज द माइनर न्यूक्लियाई। तो पैरामीशियम में बेसिकली दो न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, मेजर और माइनर। उसके अलावा कुछ सेल्स ऐसे हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स है टेपेटम और स्केलेटल मसल। अब आपके सामने ये एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखो आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, और न्यूक्लियस भी सेंटर में नहीं होते। स्केलेटल मसल के जो न्यूक्लियस है बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, मतलब जैसा ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी मल्टीपल न्यूक्लियस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टेपेटम आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म्स में, प्लांट्स के अंदर जो एंथर है, एंथर की जो सबसे अंदर वाली लेयर इस टेपेटम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। ये दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स का एग्जाम्पल है। अब एनसीईआरटी में केवल ये इतना कह के छोड़ दिया गया है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स नहीं दिए उन्होंने इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर, पर उसमें क्वेश्चन देके छोड़ दिया गया है कि डू यू नो सम सेल्स व्हिच आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। हालांकि एग्जांपल्स बहुत है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के, और आपको अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स के बारे में और स्टडी करना है अबाउट सीनोसाइट, सिंसाइटेम, कुछ टर्म्स होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स से रिलेटेड, तो इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है सीनोसाइट और सिंसाइटेम के बीच में। फिर आते हैं इन्यूक्लिएटेड सेल्स, ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और इनके जो सबसे परफेक्ट एग्जांपल्स है वो है एक तो मैमेलियन आरबीसीज और दूसरा है मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स। एक चीज आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि मैमेलियन आरबीसीज और सीव ट्यूब सेल्स ये जब यंग होते हैं तब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जब इनका मैच्योरेशन होता है तो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यानी आप कहना मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज और मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। अब ऑल मैमेलियन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। कैमल और लामा ऐसे दो मैमल्स हैं जिनके आरबीसीज में इवन मैच्योरेशन के बाद भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सीव ट्यूब सेल्स आपने पढ़ा होगा, फ्लोएम के कंपोनेंट्स होते हैं सीव ट्यूब्स, जिसके थ्रू मेजर कंडक्शन होता है फ्लोएम के अंदर, ये भी इन्यूक्लिएटेड सेल्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इट इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड इट इज मेम्ब्रेन लेस। इस पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि नीट में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर मेम्ब्रेन लेस होता है, तो उसका एक हमने निमोनिक देखा था NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के आसपास रहता है। तो NCR में न्यूक्लियोलस
सेंट्रियोल और राइबोसोम्स, ये तीन स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर हैं। बिकॉज इट इज मेम्ब्रेन लेस सो इट्स कंटेंट्स आर कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और न्यूक्लियोलस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के। और न्यूक्लियोलस का फंक्शन की अगर बात करें तो इसका फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस, यानी इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि ये राइबोसोम का सिंथेसिस करता है न्यूक्लियोलस, इसलिए न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं राइबोसोम्स फैक्ट्री। यहाँ पे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। देखो, न्यूक्लियोलस इज राइबोसोम फैक्ट्री एंड राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री, तो ये दोनों चीजें आप साथ में याद कर सकते हो। न्यूक्लियोलस इज राइबोसोम फैक्ट्री एंड राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। ऐसा देखा गया है कि वो सेल्स जिनमें बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है उनमें ज्यादा न्यूक्लियोलाई और बड़ा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए ये ऐसा होता है बिकॉज न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ज्यादा प्रोटीन बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा राइबोसोम्स की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा राइबोसोम्स बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा न्यूक्लियोलाई या फिर बड़े न्यूक्लियोलस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्रोमेटिन मटेरियल की बात करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये लूज इनडिस्टिंक्ट जो है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स हैं। एक अगर ह्यूमन बीइंग के सेल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए रहता है वो उसका लेंथ रहता है करीब 2 मीटर। अब आप देखो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए, और अगर आप न्यूक्लियस के साइज की बात करोगे तो न्यूक्लियस का साइज रहता है माइक्रोमीटर में, यानी 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁻6 मीटर, उसके अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आप इस डीएनए को बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से न्यूक्लियस के अंदर अरेंज करो, कुछ इस तरह से इनके फाइबर्स बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होकर रहते हैं। और ये जो 2 मीटर लॉन्ग डीएनए है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अमंगस्ट 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस। इन 46 क्रोमोसोम्स का सबका डीएनए अगर मिलाऊं तो उसका लेंथ करीब 2 मीटर का रहता है। ये आपके सामने फिगर है एक टिपिकल न्यूक्लियस का। एक वापस में एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्रेजेंट हो गया न्यूक्लियोलस और यहाँ पर प्रेजेंट है ये सारा क्रोमेटिन मटेरियल, और यहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट हो गए न्यूक्लियर पोर्स। क्रोमेटिन मटेरियल, डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है और आरएनए प्रेजेंट होता है इसमें। प्रोटीन्स की अगर आप बात करोगे तो क्रोमेटिन मटेरियल में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो है हिस्टोन प्रोटीन्स। जैसा हम लोगों ने स्टडी किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, हिस्टोन प्रोटीन्स। और हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा प्रेजेंट होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि दीज आर बेसिक प्रोटीन्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स। हिस्टोन में बेसिक अमीनो एसिड्स वाले प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सी हिस्टोन इज बेसिक जबकि डीएनए इज एसिडिक। ये एक न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, और हिस्टोन जो है बेसिक है, आरएनए जो है एसिडिक है। समझ में आई चीज? डीएनए बीइंग एसिडिक, इस पे आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज रहता है, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, और दैट्स व्हाई दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आपने देखा होगा कि किस तरह से हिस्टोन के ऑक्टामर पे डीएनए इस तरह से वाइंड अप होकर रहता है। तो ये इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ एक नेगेटिव चार्ज डीएनए और पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन पे, इसी वजह से डीएनए इतना ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट शो करता है न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमेटिन मटेरियल ही जब सेल डिवाइड होता है तो और ज्यादा कंडेंस होकर कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, और ये आपको देखने को मिलेंगे केवल सेल डिवीजन के वक्त। एक रेस्टिंग स्टेज वाले सेल में आपको क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम के कॉन्स्ट्रिक्शंस की। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब नैरो, यानी क्रोमोसोम्स कुछ कुछ जगह पर थोड़ी नैरोइंग शो करता है, उस नैरोइंग को आप कहते हो कॉन्स्ट्रिक्शंस। अब आप यहाँ देखो इस फिगर में, ये आपको क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर्स दिख रहे होंगे, सॉरी न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स दिख रहे होंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स यहाँ पर आकर कॉन्स्ट्रिक्शन शो कर रहे हैं, इधर यहाँ नैरोइंग हो गई है थोड़ी इन फाइबर्स की। दिस इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर, और ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपको हर क्रोमोसोम में देखने को मिलेगी। हर क्रोमोसोम में एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता ही है, और ये सेंट्रोमियर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है। इसके अलावा आपको कुछ और जगह पर इस तरह की, यहां पर अगर आप फिगर देखोगे तो यहां पर एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। अब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम्स,
लेकिन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन सभी क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये कुछ पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है जो कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब कि जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में ये पहले से स्पेसिफाइड है कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रेजेंट इन दिस एंड दिस क्रोमोसोम, और आपको हर ह्यूमन बींग में उसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। अब क्रोमोसोम कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे आप कहते हो सेंट्रोमियर, ये सभी क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ होल्ड करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस फिक्स क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होंगे और वो भी कांस्टेंट लोकेशन पे, यानी इनका लोकेशन भी चेंज नहीं करता। फॉर एन एग्जांपल, if secondary constriction is present on let's say chromosome number second, let's say chromosome number second पे अगर secondary constriction present है तो वो उसकी particular आर्म में ही प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ह्यूमन में वो शॉर्ट आर्म पे है तो किसी ह्यूमन में लॉन्ग आर्म पे, ऐसा नहीं होता। लोकेशन उसकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी स्पीशीज। नाउ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस दे फॉर्म सैटेलाइट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। सैटेलाइट पार्ट का मतलब समझेंगे हम यहाँ पर देखो एक बार आप सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में यहाँ पर ये फाइबर्स हैं, दीज आर न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। ये यहाँ पर आकर इन्होंने नैरोइंग शो की, इस नैरोइंग की वजह से ये जो थोड़ा सा पार्ट है क्रोमोसोम का ये अलग होकर रह गया। अलग होकर रह गया मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ओनली, बट ये अलग से विजिबल है। दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। दिस इज कॉल्ड एज सैटेलाइट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम का सैटेलाइट पार्ट है जो बना है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। यानी हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए इज पिंच्ड ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट पार्ट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटोकोर की। काइनेटोकोर बेसिकली सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ देख सकते हो एक सिंगल सेंट्रोमियर होगा यहाँ पर, और एक सिंगल सेंट्रोमियर के ऊपर दो आपको इस तरह की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है। दीज आर काइनेटोकोर्स। और काइनेटोकोर्स का बेसिक फंक्शन होता है कि यहाँ पर आकर स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है। आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन के वक्त स्पिंडल आकर फाइबर्स आकर सेंट्रोमियर से अटैच्ड होता है, तो इस सेंट्रोमियर में जिस पर्टिकुलर प्लेट पर आकर अटैच होता है उसी प्लेट को आप कहते हो काइनेटोकोर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के टाइप्स, और ये है सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे। यानी सेंट्रोमियर अलग अलग पोजीशन शो करता है, यानी प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और उसी वजह से क्रोमोसोम्स के अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ये टाइप है, यहाँ पर आप गौर से देखना, इसमें अगर आप सेंट्रोमियर का लोकेशन देखोगे तो ये सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मिड में प्रेजेंट है। अब बिकॉज ये मिड में प्रेजेंट है तो इसने इस क्रोमोसोम के आर्म्स को बराबर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आप यहां से लेकर यहां तक इस आर्म की लेंथ और यहां से लेकर यहां तक अगर आप इस आर्म की लेंथ देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें सेंट्रोमियर एकदम मिडल में प्रेजेंट है और जो दो आर्म्स बनेगी वो इक्वल इन लेंथ है, उनको आप कहते हो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। दे आर कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दिस इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा सेंटर से दूर रहेगा। थोड़ा सा सेंटर से दूर होने की वजह से इसका एक आर्म तो बन जाएगा शॉर्ट आर्म, जबकि सेकंड आर्म कैसा हो जाएगा, कंपैरेटिवली थोड़ा लॉन्गर रहेगा। नाउ दिस शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड एज पी आर्म, और ये क्वेश्चन नीट टू 2019 में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज पी आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। तो दिस इज द शॉर्ट आर्म एंड द लॉन्ग आर्म इज कॉल्ड एज क्यू आर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। तो पी आर्म और क्यू आर्म पे रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। और सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से दूर रहता हो। नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर है वो टुवर्ड्स द एंड प्रेजेंट रहता है, करीब करीब एंड पर प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर, जिसकी वजह से एक आर्म तो काफी शॉर्ट हो जाएगी और एक आर्म जो है कंपैरेटिवली काफी लॉन्ग प्रेजेंट होती है। सबसे लास्ट टाइप इज टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक अब एनसीईआरटी में तो ये फिगर दे रखा है टिलोसेंट्रिक का, बट बेसिकली अगर टिलोसेंट्रिक की एक्चुअल बात की जाए तो इसमें जो सेंट्रोमियर है ऑलमोस्ट टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है। कुछ ऐसा होता है सेंट्रोमियर, यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखोगे तो सेंट्रोमियर ऑलमोस्ट टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट है। दिस इज टिलोसेंट्रिक। यानी अगर सेंटर में प्रेजेंट है तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा दूर सब मेटासेंट्रिक, अगर करीब करीब एंड पे प्रेजेंट है तो एक्रोसेंट्रिक, और अगर एंड पे ही प्रेजेंट है तो टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम।
लास्ट डिस्कस करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो बॉडीज। अब माइक्रो बॉडीज, माइक्रो का मतलब हो जाता है छोटी, यानी इस तरह की कुछ स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में विच आर मेम्ब्रेन बाउंड। ना these are membrane bound, so they are present only in यूकैरियोट्स। आप ध्यान रखना माइक्रो बॉडीज केवल यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड कुछ छोटी छोटी वेसिकल्स हैं जिनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब एनसीईआरटी ने केवल इतना ही लिखा है माइक्रो बॉडीज के बारे में। एनिमल प्लांट सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में प्रेजेंट होगी माइक्रो बॉडीज, बट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता दूं, जैसे पेरोक्सिसोम्स होती हैं, तो पेरोक्सिसोम इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो बॉडी, पर एनसीईआरटी ने माइक्रो बॉडीज में इससे ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। सेल चैप्टर आज हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। स्टे कनेक्टेड विद अस।